सोचो, एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में सपने थे, लेकिन चारों तरफ गोलियों की गूंज, बमों का शोर और मौत का साया मंडरा रहा था। वो बच्चा नहीं जानता था कि कल जिंदा भी रहेगा या नहीं। और वही बच्चा आगे चलकर ऐसा नाम बनाएगा जो दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकों को हिला देगा। हाँ, ये कहानी है जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। उस वक्त दुनिया दूसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। माहौल तनाव से भरा था। सोरोस का परिवार यहूदी था और नाजी शासन में यहूदियों की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। बचपन में सोरोस ने वही देखा जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए: डर, भूखमरी और मौत। जब 1944 में नाजियों ने हंगरी पर कब्जा किया, तब सोरोस केवल 14 साल का था। यही वो उम्र होती है जब बच्चे खेलते कूदते हैं, लेकिन सोरोस को मौत से खेलना पड़ा। उसका परिवार जान बचाने के लिए नकली पहचान पत्र बनाकर छिप छिप कर जीने लगा। सोरोस खुद भी कभी ईंट धोने का काम करता, कभी छोटे मोटे काम, ताकि घर में थोड़ी रोटी आ सके। उसने छोटी उम्र में ही समझ लिया कि इस दुनिया में जिंदा रहना आसान नहीं है। यहीं से उसमें एक खास गुण पैदा हुआ: खतरे को पहचानना और मौके का फायदा उठाना। अगर उस दौर में उसने हालात को पढ़ना नहीं सीखा होता तो शायद जिंदा ही न बचता। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन सोरोस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अब सवाल था, आगे क्या? हंगरी में रहना मुश्किल था, इसलिए उसने इंग्लैंड जाने का फैसला किया। लेकिन यह भी आसान नहीं था। जेब में पैसे नहीं, कोई बड़ा सहारा नहीं, बस एक सपना: मुझे कुछ बड़ा करना है। 1947 में सोरोस किसी तरह इंग्लैंड पहुंचा। ये उसके जीवन का नया मोड़ था। लंदन में उसका संघर्ष और भी बड़ा था। भाषा की दिक्कत, जेब खाली और दिन भर की मेहनत। वो कभी वेटर का काम करता, कभी पोर्टर बनता, कभी रेलिंग पेंट करता, बस इतना कि गुजारा हो सके। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जो उसे खींच रही थी: लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी LSE, दुनिया का सबसे बड़ा नाम जहां अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था। सोरोस ने ठान लिया कि उसे यहीं पढ़ना है। कई लोग मजाक उड़ाते थे, तेरे जैसे गरीब लड़के का LSE में क्या काम? लेकिन सोरोस जानता था कि उसकी किस्मत भीड़ के हिसाब से नहीं चलेगी। उसने छोटे छोटे काम करके फीस भरी और आखिरकार LSE में दाखिला ले लिया। यहीं उसकी मुलाकात हुई उस आदमी से जिसने उसकी सोच बदल दी: कार्ल पॉपर। पॉपर सिर्फ एक टीचर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने सोरोस को यह सिखाया कि दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को समझो, सच और झूठ को पहचानो, हर हकीकत पर सवाल उठाओ। यही सोच आगे जाकर सोरोस की ट्रेडिंग रणनीतियों की नींव बनी। उसने समझा कि मार्केट भी उसी तरह चलता है जैसे इंसान, कभी सही, कभी गलत, कभी डर में, कभी लालच में। लेकिन इन सब के बावजूद सोरोस की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे नौकरी ढूंढनी पड़ी। LSE से निकलने वाला हर छात्र बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता था, लेकिन सोरोस को दरवाजे पर ही ठुकरा दिया जाता। कई बार तो इंटरव्यू में मजाक उड़ाया जाता: तुम्हारा नाम तक ठीक से बोलना मुश्किल है, तुम वॉल स्ट्रीट क्या जीतोगे? लेकिन यही ताने उसकी हिम्मत बने। उसने छोटे स्तर की ट्रेडिंग फर्म्स में काम शुरू किया। सुबह से रात तक वो शेयरों के उतार चढ़ाव को देखता और पैटर्न समझता। पैसे बहुत कम थे, लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। सोरोस ने अपने शुरुआती सालों में महसूस किया कि मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि वो होता है जो भीड़ की मानसिकता को समझे। और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। भाग एक का अंत यहीं पर नहीं होता, क्योंकि अब वो लड़का जिसने बुडापेस्ट में मौत का सामना किया था और लंदन में भूख से लड़ा था, धीरे धीरे उस राह पर बढ़ने वाला था जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इन्वेस्टर बनाएगी। और अब कहानी आगे बढ़ेगी। शिक्षा और ट्रेडिंग की शुरुआत, जहां सोरोस अपने असली करियर की पहली सीढ़ी चढ़ेगा और सीखेगा वो गुर जिनसे आगे चलकर वो अरबों डॉलर का मालिक बनेगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी का दूसरा पड़ाव। वो लड़का जो बुडापेस्ट की गलियों में मौत से बचकर भाग रहा था और लंदन में मजदूरी करके पढ़ाई कर रहा था, अब कदम रख चुका था उस जगह पर जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी: लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। LSE सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये उसकी किस्मत की प्रयोगशाला थी।
वहीं उसकी मुलाकात हुई महान दार्शनिक कार्ल पॉपर से, जिनकी किताब दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज ने सोरोस के दिमाग में तूफान मचा दिया। पॉपर ने सिखाया कि सच हमेशा बदल सकता है और हर हकीकत पर सवाल उठाना जरूरी है। यही सोच सोरोस के निवेश दर्शन की नींव बनी। उसने समझा कि मार्केट गणित की मशीन नहीं है, ये इंसानों की भीड़ है, और भीड़ हमेशा तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलती है, डर से, लालच से। यहीं से उसने तय कर लिया कि वो दूसरों से अलग सोचेगा, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद असली जंग शुरू हुई, नौकरी ढूंढने की। एलएसी के छात्र आमतौर पर बड़ी बड़ी फर्म्स में आराम से जगह बना लेते थे, लेकिन सोरोस के लिए ये आसान नहीं था। उसका यहूदी बैकग्राउंड, विदेशी लहजा और अजीब नाम सब उसके खिलाफ थे। कई इंटरव्यू में उसका मजाक उड़ाया गया, कई जगह तो रेज्यूमे देखकर ही लौटा दिया गया। लेकिन सोरोस हार मानने वालों में से नहीं था। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे सिंगर एंड फ्राइडलैंडर नाम की लंदन की एक छोटी सी बैंकिंग फर्म में नौकरी मिल गई। यहां उसका काम बहुत मामूली था, यूरोप में ट्रेड होने वाले शेयर और बॉन्ड्स पर रिसर्च करना। शुरुआत में उसे यह नौकरी नीरस लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यहीं से वो मार्केट की असली भाषा सीख सकता है। उसने देखा कि कैसे छोटे छोटे राजनीतिक बदलाव, मुद्रा की हलचल और पब्लिक की अफवाहें शेयरों की कीमतें ऊपर नीचे करती हैं। इसी दौर में सोरोस का ध्यान एक नई दिशा की तरफ गया, करेंसी ट्रेडिंग। उसने सोचा शेयर तो एक देश के हैं, लेकिन करेंसी तो पूरी दुनिया की है। अगर मैं यहां पैटर्न समझ लूं तो खेल बड़ा होगा। कुछ साल लंदन में काम करने के बाद सोरोस ने फैसला किया कि अब उसे अमेरिका जाना है। 1950 के दशक में वो न्यूयॉर्क पहुंचा और वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध में कदम रखा। यहां उसने सबसे पहले अर्नोल्ड एंड एस ब्लैकरोडर नाम की फर्म ज्वाइन की। यहीं से सोरोस का असली करियर शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे नाम कमाना शुरू किया। उसकी रिसर्च की गहराई, उसकी सोच का अलग अंदाज और उसका साहस, सबने उसे दूसरों से अलग बना दिया। लेकिन सोरोस सिर्फ नौकरी से संतुष्ट नहीं था, उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। उसने सपना देखा कि एक दिन वो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फंड शुरू करेगा, जहां फैसले उसकी सोच से होंगे, किसी और के आदेश से नहीं। 1969 में उसका सपना सच हुआ। सोरोस ने अपना पहला हेज फंड बनाया, डबल ईगल फंड। यहीं से वो उस रास्ते पर चल पड़ा जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इन्वेस्टर बनाएगा। डबल ईगल की कामयाबी ने सोरोस को इतना आत्मविश्वास दिया कि उसने 1973 में अपना दूसरा और बड़ा फंड लॉन्च किया, क्वांटम फंड। ये फंड आने वाले सालों में इतना मशहूर हुआ कि दुनिया भर के निवेशक उसमें पैसा लगाने लगे। क्वांटम फंड की खासियत थी सोरोस का अनोखा अंदाज। वो छोटे छोटे मुनाफे में विश्वास नहीं रखता था, वो बड़ा सोचता था, बड़ा दांव लगाता था। अगर उसे लगता कि कोई करेंसी या स्टॉक गिरेगा तो वो पूरा जोर उस पर लगा देता, और अगर उसका अंदाजा सही निकलता तो मुनाफा भी कई गुना होता। लेकिन सोरोस के लिए यह सब केवल पैसा कमाने का खेल नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा एक बड़ा सवाल चलता था कि भीड़ क्या सोच रही है और सच्चाई क्या है। वो बार बार अपनी थ्योरी पर लौटता था, मार्केट हमेशा गलत होता है। भीड़ का लालच या डर कीमतों को असली वैल्यू से दूर ले जाता है और वहीं से मौका पैदा होता है। यहीं से सोरोस का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वो सिर्फ ट्रेडर नहीं था, वो मार्केट की नब्ज पकड़ने वाला खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आगे आने वाले सालों में सोरोस ऐसा दांव लगाने वाला था जिसने उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। और यही हमें ले जाता है इस कहानी के अगले पड़ाव की ओर, जहां जॉर्ज सोरोस 1992 में ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ खड़ा होगा और पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्वांटम फंड की कामयाबी ने सोरोस को इन्वेस्टिंग की दुनिया में अलग पहचान दिला दी थी। लेकिन जो होने वाला था, उसने जॉर्ज सोरोस का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज कर दिया। ये था 1992 का वो वक्त जब पूरी दुनिया के अखबारों ने एक ही हेडलाइन लिखी, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये कहानी है ब्लैक वेंसडे की, जब सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ इतना बड़ा दांव खेला कि इंग्लैंड का पूरा सेंट्रल बैंक हिल गया। उस वक्त ब्रिटेन यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ERM में शामिल था। इस सिस्टम में हर देश की करेंसी को जर्मन मार्क से एक तय सीमा में बांध कर रखना होता था। मतलब ब्रिटिश पाउंड को भी मार्क के मुकाबले एक तय दाम पर टिकाए रखना जरूरी था। लेकिन सोरोस को समझ आ चुका था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी इस बोझ को झेल नहीं पाएगी। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी ऊपर थी और सरकार कृत्रिम तरीके से पाउंड की वैल्यू बचाई बैठी थी। सोरोस ने अपनी टीम से कहा, यह दीवार जल्द टूटेगी और जब टूटेगी तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। यहीं से उसने सबसे बड़ा दांव लगाया। क्वांटम फंड ने अरबों डॉलर का शॉर्ट सेल किया, यानी उसने पाउंड बेच दिए जो उसके पास थे ही नहीं। उसका प्लान था, जब पाउंड की कीमत गिरेगी तब सस्ते दाम पर खरीदकर वापस लौटा देगा और अरबों कमा लेगा।
सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड बचाने की कोशिश की। उन्होंने अरबों डॉलर झोंक दिए, ब्याज दरें बढ़ा दी, लेकिन मार्केट की ताकत के सामने सब नाकाम हो गया। सोरोस और उसके जैसे हेज फंड्स का प्रेशर इतना भारी था कि आखिरकार ब्रिटेन को हार माननी पड़ी। 16 सितंबर 1992, जिसे आज ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है, उस दिन ब्रिटेन को ईआरएम से बाहर निकलना पड़ा और पाउंड की वैल्यू गिर गई। उस एक दिन में सोरोस ने करीब $1 बिलियन का मुनाफा कमाया। उसके बाद मीडिया ने उसे नाम दिया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। कुछ लोगों ने उसे गद्दार कहा, कुछ ने जीनियस। लेकिन एक बात सबने मान ली, जॉर्ज सोरोस अब सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि मार्केट का जादूगर बन चुका था। क्वांटम फंड की ग्रोथ आसमान छूने लगी। 1970 से 1990 के बीच फंड ने सालाना औसतन 30% से ज्यादा रिटर्न दिए। ये रिटर्न इतने बड़े थे कि वॉल स्ट्रीट के दिग्गज भी हैरान रह गए। लेकिन सोरोस की सोच सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी। ब्लैक वेडनेसडे के बाद उसने महसूस किया कि जब पैसा और ताकत मिलकर चलें तो दुनिया की राजनीति और समाज को बदल सकते हैं। यहीं से उसने नया रास्ता चुना, फिलैंथ्रोपी और सामाजिक बदलाव। सोरोस ने 1980 के दशक में ही ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसने इसमें और पैसा लगाना शुरू किया। उसका मानना था कि समाज खुला होना चाहिए, जहां हर किसी को आवाज मिले और तानाशाही की कोई जगह ना हो। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट देशों के पतन में भी उसके फाउंडेशन का बड़ा रोल था। उसने लाखों डॉलर वहां की यूनिवर्सिटीज, मीडिया और मानवाधिकार संस्थाओं को दिए। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी विवादों की जड़ भी बना। कुछ देशों ने उसे हीरो माना तो कुछ ने विलेन। कई सरकारों ने कहा कि सोरोस हमारे मामलों में दखल दे रहा है। उसके खिलाफ साजिश की थियरियां फैलने लगी। पर सोरोस की परवाह किसे थी? उसका ध्यान अब सिर्फ एक चीज पर था, दुनिया को बदलना। और यही हमें ले जाता है इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे कि जॉर्ज सोरोस ने अरबों डॉलर कमाने के साथ साथ अरबों डॉलर दान में भी दिए। और आखिर उसकी जिंदगी हमें क्या सिखाती है? ब्लैक वेडनेसडे ने जॉर्ज सोरोस को दुनिया के सबसे ताकतवर निवेशकों की कतार में खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद की कहानी केवल ट्रेडिंग और अरबों डॉलर के मुनाफे की नहीं है। ये कहानी है उस आदमी की जिसने जितना पैसा कमाया उतना ही वापस समाज को लौटाने की ठानी। सोरोस का मानना था कि अगर किस्मत और मेहनत ने उसे अरबों डॉलर दिए हैं तो उसका इस्तेमाल सिर्फ महलों और प्राइवेट जेट्स पर नहीं होना चाहिए। उसने कहा, मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेड करता हूं, लेकिन जीतता हूं उसे खर्च करने के लिए। यहीं से ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस उसका असली मिशन बन गई। इस फाउंडेशन का नाम उसने कार्ल पोपर की सोच से लिया था, वही सोच जिसने एलएसई में उसकी जिंदगी बदली थी। ओपन सोसाइटी का मतलब था ऐसा समाज जहां आज़ादी हो, विचारों का आदान प्रदान हो और तानाशाही की कोई जगह न हो। सोरोस ने इस फाउंडेशन के जरिए दुनिया भर में करीब 32 अरब डॉलर दान किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, लोकतंत्र, हर जगह उसका पैसा पहुंचा। उसने गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप दी, अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद की और उन देशों में किताबें छपवाईं जहां सेंसरशिप भारी थी। पूर्वी यूरोप के कई देशों में जहां कम्युनिज्म गिर रहा था, सोरोस की मदद से लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटीज खड़ी हुईं। दक्षिण अफ्रीका में उसने अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सपोर्ट किया। अमेरिका में उसने स्वास्थ्य और इमिग्रेशन सुधारों में फंडिंग की। लेकिन भाई ये सफर आसान नहीं था। जितने लोग उसे समाज का मसीहा कहते थे, उतने ही उसे खलनायक भी मानते थे। कई देशों की सरकारें उसे दुनिया को कंट्रोल करने वाला शख्स बताती रहीं। साजिश की कहानियां फैलाई गईं कि सोरोस गुप्त रूप से राजनीति चला रहा है। सोरोस हंसकर कहता था, अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो दुनिया आज बहुत अलग दिखती। सच यह है कि उसने जितना दान दिया, शायद ही किसी इन्वेस्टर ने इतना दिया हो। उसने कभी यह नहीं भूला कि वो एक शरणार्थी था, जिसने युद्ध और गरीबी से भागकर अपनी जगह बनाई थी। शायद यही वजह थी कि उसे हमेशा शरणार्थियों, अल्पसंख्यकों और दबे कुचले लोगों की चिंता रही। आज जॉर्ज सोरोस 90 से ऊपर की उम्र में भी एक मिसाल है। उसका क्वांटम फंड अब भी इतिहास के सबसे सफल फंड्स में गिना जाता है। लेकिन जब लोग उसका नाम लेते हैं तो केवल अरबों डॉलर की कमाई याद नहीं करते, बल्कि याद करते हैं उसकी सोच, उसकी हिम्मत और उसकी दानशीलता। तो भाई, जॉर्ज सोरोस की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली सीख, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर इंसान सीखने और लड़ने को तैयार हो तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। दूसरी सीख,
भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ डर और लालच से चलती है और असली मौके वहीं छुपे होते हैं। तीसरी सीख, पैसा केवल कमाने की चीज नहीं बल्कि समाज को बदलने का हथियार है। सोरोस ने बचपन में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई थी, जवानी में दिमाग से दुनिया के सबसे बड़े बैंकों को हिला दिया और बुढ़ापे में दिल से अरबों डॉलर समाज को लौटा दिए। यह सफर है उस लड़के का जो हंगरी की गलियों से चला था और दुनिया का सबसे चर्चित, विवादित और प्रेरणादायक निवेशक बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस ट्रेडर का चाहिए। धन्यवाद।